रिलैक्स हो। अपने संपूर्ण ध्यान को कमर के मसल्स पे केंद्रित करें। कमर के मसल्स कमर के नीचे दोनों पैर घुटनों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को पेट और पीठ के मसल्स पे केंद्रित करें। पेट और पीठ के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों हाथों के 10 उंगलियों पर एकाग्र करें। दोनों हाथों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही है, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों कंधों पर केंद्रित करें। दोनों कंधे, कंधों के नीचे दोनों हाथ और छाती के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को गर्दन और चेहरे के मसल्स पे केंद्रित करें। गर्दन और चेहरे के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। At the center of the forehead, between two eyebrows, महसूस करें I am a point of light and might at the center of the forehead, between two eyebrows. मैं एक चैतन्य शक्ति, एक प्रकाश, एक ऊर्जा हूँ। अभी जो प्रार्थना आपको सुनाई देगी उसके शब्दों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसी पॉजिटिव नोट के साथ और इसी एकाग्र मन बुद्धि के साथ अब आगे की बातें आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी तरह से आपको जीवन में आएंगी और आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे निश्चित रूप से। तो जैसे ये टॉपिक है कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में। अभी ये अगर देखें हम तो वर्तमान समय को देखते हुए ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि हम सभी ने देखा, कोरोना काल को देखा। कोरोना काल में कैसी परिस्थिति आ गई थी। सभी लोग सोचते थे कि भाई हम कैसे अपने प्राणों को बचाएं, कैसे जीवन को बचाएं। एक डर का माहौल, एक तनाव का माहौल, एक चिंता का माहौल सारा फैला हुआ था। एक छोटे से वायरस ने सबको कितना खौफ में ला दिया था और डर से ही कई लोगों ने शरीर छोड़े। वायरस से कम मौतें हुई, डर के कारण हार्ट अटैक होकर ज्यादा लोगों ने शरीर छोड़ा। और उस समय ये बात जो देखने में आई, ये बात बड़ी अजीब बात थी कि जिनका शारीरिक बल अच्छा था, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके कई टाइटल्स लिए थे, है ना, मिस्टर इंडिया और ऐसे ऐसे मतलब जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं उसमें भी जिसने प्राइज जीता था, ऐसे व्यक्ति भी उस परिस्थिति में अपने आप को बचा नहीं पाए, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो उस समय ये बात उभर कर सामने आई कि केवल आपको शारीरिक बल बहुत अच्छा है तो उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन शारीरिक बल के अलावा और भी कौन सी चीज आवश्यक है? मानसिक बल। मानसिक बल बहुत ज्यादा आवश्यक है जीवन में। मनोबल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बाहर से हमने कितना भी कुछ कर लिया और अंदर, हमारे अंदर में जो पर्सनालिटी, जैसे बाहर की पर्सनालिटी के लिए तो हम बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, हमारा अटेंशन रहता है, लेकिन जो अंदर की पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। तो
तो इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है आज के समय में कि अगर हमें अच्छी तरह से रहना है, स्वस्थ जीवन जीना है, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि सब लोग एक ही नारा लगा रहे थे, इम्यूनिटी 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 बढ़ाओ। कई लोगों को उस समय में ही ये शब्द पता चला कि इम्यूनिटी कुछ होता है। तो ये इम्यूनिटी क्या होता है? तो लोगों ने सोचा कि मेरे पास बहुत फोन आते थे कि आप कोई आयुर्वेदिक दवाई बताइए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। लोगों के अंदर ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई कि लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज है, ये आप दवाई खाओ आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उसके नाम पर बहुत करोड़ों कमा लिए लोगों ने। लेकिन समझने की बात ये है, किसी भी दवाई से आप जो मर्जी कर लो, इम्यूनिटी ऐसे 2-4 दिन में, महीने में, मतलब ऐसे कोई दवाई खाए उससे बढ़ेगी ऐसा नहीं। उसके लिए हमें अपने ऊपर शुरू से ध्यान देना आवश्यक है। शुरू से माना आप लंबे समय से किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप सोते कितने बजे हैं, उठते कितने बजे हैं, स्वयं का कितना ध्यान रखते हैं, आपने अपने शरीर और मन को कितना अच्छी तरह से संभाला हुआ है, ये सारी चीजें इम्यूनिटी पर असर करती है। और फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ इमोशनल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, इंटेलेक्चुअल इम्यूनिटी, ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इनर पर्सनालिटी से संबंधित है। तो इसीलिए आउटर पर्सनालिटी के साथ साथ इनर पर्सनालिटी को भी हमें मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि आप आउटर पर्सनालिटी की तरफ ध्यान मत दो, वो भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है ना। तो इसीलिए अभी हम जो बातें आपके साथ शेयर करेंगे वो शरीर के साथ साथ मन और आत्मा, क्योंकि 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं। आयुर्वेद में भी ये बात कहा है कि 3 ये चीजें हैं। एक तो हमारी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, दूसरी हमारी मेंटल एनर्जी ना, मानसिक ऊर्जा कैसी हमारी, और तीसरा है आत्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी। सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत्, ऐसा कहा है। मतलब ये 3 डायमेंशंस हैं, मन, आत्मा और शरीर। तो तीनों को ठीक रखना आवश्यक है। आपने हेल्थ की डेफिनेशन तो सुनी होगी कहीं ना कहीं, जो WHO ने भी बताई है, पता है किसी को? क्योंकि जो चीज हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो क्या है ये पता होना बहुत आवश्यक है, उसकी क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। तो जब हम स्वास्थ्य को मुट्ठी में करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य वास्तव में क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, पता है कोई बता सकता? सामान्य रूप से चलता रहे। हाँ जी, शरीर के हर अंग शरीर सामान्य रूप से काम करता रहे। शरीर सामान्य रूप से काम करता रहे तो उसको हेल्थ है ना। हाँ, मतलब शरीर सामान्य रूप से काम करता रहे तो कहेंगे कि हेल्दी है ना, स्वस्थ है। इसके अलावा और कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? यस, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भी हम स्वस्थ रहना। हाँ, तो यही बात मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपको कि देखिए शरीर के साथ साथ हमारा मन भी तो ठीक रहना आवश्यक है, क्योंकि मन ठीक नहीं है, शरीर तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है। अच्छा, शरीर के बारे में भी हमें पता नहीं रहता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें ये नहीं पता। आपको पता है जो हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली एक धमनी रहती है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो कोरोनरी आर्टरी में किसी न किसी वजह से जब ब्लॉक होने लगता है तो खून कम पहुंचने लगता है हार्ट में और फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो जो आर्टरी जो ब्लॉक होती है वो ब्लॉक कोई ऐसे एक दिन रात में नहीं होती है, लंबे समय से वो प्रोसेस चलता है ना। मतलब बचपन से ही हमारा सोच कैसी है, हम कितना तनाव में आ जाते हैं, कितना टेंशन में रहते हैं, कितनी चिंता करते हैं, कितने उदास रहते हैं,
हमारा खान पान कैसा है, हमारा आहार कैसा है ना, हम व्यायाम करते नहीं करते, तो ये सारी चीजें उन उन चीजों में कंट्रीब्यूट करती रहती है। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमें पता नहीं रहता हमारे अंदर क्या चल रहा है। हार्ट में पेन कब होता है? जब 70% से ज्यादा वो ब्लॉक बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे ब्लॉक होते तो पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हमारे अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। जैसे टाइफाइड जो है हो जाता है, उसके पहले 6 दिन पहले अगर कुछ गलत खाया पिया तो उससे वो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर 6 दिन के बाद पता चलता है। कैंसर जो है वो अंदर ही अंदर ग्रो होते रहते हैं, पता चलता है कि लास्ट स्टेज में जाते हैं तो पता चलता है कि कैंसर हो गया। तो इसीलिए शारीरिक रूप से भी हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा शरीर ठीक चल रहा है, ठीक तो चल रहा है, लेकिन क्या सब अंदर में सब ठीक है ये नहीं कह सकते, है ना। तो फिजिकल हेल्थ की ये बात है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसा है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हमारे मन की स्थिति कैसे रहती है, मनस्थिति क्या संतुलन में रहती है, क्या बैलेंस में रहती है, या हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाने वाली है। ऐसे ही सामाजिक स्वास्थ्य है, क्योंकि जो हेल्थ की जो डेफिनेशन बताई ना WHO ने, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। केवल बीमारी का अभाव वाला स्वास्थ्य नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, हम सोचते हैं कि हम तो स्वस्थ। लेकिन स्वास्थ्य जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अगर हम ठीक है तो हम अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। और इस प्रकार का स्वास्थ्य अगर है तो वो स्वास्थ्य फिर लंबे समय तक बना रहता है। अदरवाइज फिर क्या होता है कि थोड़े समय के लिए ठीक हो जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, फिर थोड़े समय के बाद बीमार पड़ते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाओ। आप देखो ये जो फैमिली डॉक्टर की जो संकल्पना है ये अभी अभी ज्यादा प्रचलित हो गई है। पहले के जमाने में था क्या ऐसे कोई फैमिली डॉक्टर? पहले के जमाने में इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती थी डॉक्टर, तो अभी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए। और आजकल की जनरेशन को तो मैं देखता हूं तो क्या है, उनके पास जो है ना सबसे बड़ी जो बीमारी है वो मतलब वो पास में रहती है, मोबाइल। तो मोबाइल जो है वो क्या करता है, मन को एकाग्र नहीं होने देता है। जितने भी जो वो होते हैं ना, जैसे अलर्ट टोन बजते हैं, कोई भी मैसेज आ गया वो टोन बजता है ना, कोई व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, फेसबुक का आ गया नोटिफिकेशन, तो वो क्या करता है ऑटोमेटिकली वो आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए ना मैंने देखा अभी के जो जनरेशन की जो छोटी जनरेशन अभी बड़े हो रहे हैं और छोटेपन से उनके हाथ में मोबाइल, क्योंकि माँ भी क्या करती है 9 महीने तक मोबाइल चलाती रहती है, वो प्रेग्नेंट है, वो टाइम पास के लिए मोबाइल चलाती रहती है। अब बच्चा जो होगी तो मांगेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर संस्कार क्या हो गए, सुना है ना आपने, गर्भ संस्कार नाम सुना है? माँ जैसा आचरण करती है, जैसा व्यवहार करती है, उसका असर बच्चा सीख रहा है अंदर। तो माँ अगर ज्यादा समय अपना मोबाइल में बिता रही है तो बच्चा भी तो बाहर आके क्या करेगा, मोबाइल ही मांगेगा। तो छोटा सा बच्चा रोता है मोबाइल नहीं दो तो, और वो फिर मोबाइल बचपन से ही आदत, हाथ में मोबाइल है, और फिर इसलिए बार बार ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए एकाग्रता की कमी ये एक बहुत बड़ी बीमारी देखने में आ रही है अभी की जनरेशन में। इसीलिए ये जो बातें हैं इन बातों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। और मोबाइल जो है ये हमारे यूज के लिए है, लेकिन अभी उल्टा हो गया कि मोबाइल हमें यूज कर रहा है। अगर आप मोबाइल के इशारे पर डांस कर रहे हैं
डांस माना एक्चुअल में डांस नहीं, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया तुरंत आपने देखा। किसने कहा है आपको तुरंत देखना जरूरी है? नोटिफिकेशन सारे बंद करके रखो। आपको जब लगे तब व्हाट्सएप खोलो, देखो मैसेज। अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो कॉल कर लेगा। आप लोगों को जैसी आदत डालेंगे वैसे वो आपसे व्यवहार करेंगे। आपने अगर ऐसी आदत डाल दी कि हाँ व्हाट्सएप मैसेज पे आप फटाफट देख रहे हो, तो हाँ ये तो देख लेते हैं, तो इनको मैसेज से ही काम चला। तो इसीलिए ये अपने ऊपर रहता है कई सारी बातों का। तो ये भी चीजें हमें समझनी होगी, ये सारी चीजें हमें समझ के उसको उस अनुसार जीवन में ढालना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बता रहा था वो फिजिकल मेंटल हेल्थ की बात चल रही थी। उसके बाद जो तीसरा पहलू है वो है सोशल हेल्थ, जिसको सामाजिक स्वास्थ्य कहा जाता है। अब सोशल हेल्थ किसको कहते हैं? समाज बनता है व्यक्तियों से मिलकर, तो हमारे आपस में संबंध कैसे हैं, हमारे आपस में रिलेशंस कैसे हैं, उसका असर भी हमारे हेल्थ पर पड़ता है। अगर हमारे संबंध ठीक नहीं है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया है कि लगभग हर घर में ब्लड प्रेशर मतलब 40-45 क्रॉस करने के बाद तो नेचुरल हो जाता है। तो बॉम्बे जैसी सिटी में तो क्या करते हैं जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो जैसे ही 40-45 की एज क्रॉस करो तो पेशेंट को कहते हैं कि ये माइल्ड गोली है बीपी की, अभी आप चालू करो। क्योंकि नहीं तो फिर क्या हो जाता है, अगर वो बीपी डिटेक्ट नहीं हुआ, उसने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया, वो डिटेक्ट नहीं हुआ, तो अचानक फिर क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा हो जाता है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक किडनी फेल हो जाती है। इसीलिए वो सेफर साइड में क्या कहते हैं, ये बीपी की गोली आप चालू कर ही लो। इतना कॉमन हो गया ब्लड प्रेशर। डायबिटीज के मामले इतने बढ़ गए भारत में कि भारत डायबिटीज के मामले में क्या बन गया है, वर्ल्ड कैपिटल बन गया। पता है आप सभी, विश्व की राजधानी बन चुका है। और ये जब देखा गया कि डायबिटीज क्यों होता है, तो पता चला कि डायबिटीज का मुख्य कारण जो है वो है संबंधों में तनाव, स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स। जैसे हमारे नजदीक के संबंध होते हैं और उनके साथ अगर हमारा नहीं बन रहा है, अब रहना तो एक छत के नीचे है लेकिन बन भी नहीं रहा है, तो जब भी देखो या सोचो तो मन में क्या आता है, टेंशन होता है ना मन में, ये ऐसा क्यों करता है, ये मेरी बात मानता नहीं है, मैंने इतना इसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अभी ये मेरी बात मानता नहीं है, ऐसा क्यों करता है ये। और बच्चे सोचते हैं ये पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, ये तो मतलब ना समझते ही नहीं हमारी बात को, ये तो अपने जनरेशन के हिसाब से ही सोचते हैं, हमारी ये नई जनरेशन है, नई चीजें हैं, इसके हिसाब से तो समझ। तो इसीलिए मतलब ये सास बहू और फिर ये पति पत्नी और जनरेशन, अलग अलग जनरेशन के कारण ये जो रिलेशनशिप्स में जो तनाव हो जाते हैं, उस तनाव से क्या हो जाता है, मन में कड़वाहट आती है। और वो जो मन में कड़वाहट है उसको दूर करने के लिए वो व्यक्ति और ज्यादा मीठा खाने लगता है, और मीठा खाने से और ज्यादा क्या हो जाता है, शुगर और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, मन में, और उसका वो इलाज कहाँ करता है, वो सोचता है मैं मीठा खा लूं तो थोड़ा अच्छा लगता है मीठा खाने से। तो ये जो चीजें हैं, तो इसीलिए हमें अपने संबंध भी ठीक रखना आवश्यक है। चलो मान लीजिए, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। कभी अगर हमारे संबंध किसी के साथ बिगड़ते हैं तो उसमें हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सामने वाले की 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारी भी 30% तो है, तभी जाके ये हो सकता है। आपने अगर अपनी तरफ से तोड़ा नहीं तो वो नहीं टूट सकता, सामने वाला कितना भी चाहे। तो इसीलिए अगर हमारे रिलेशंस किसके साथ नहीं है, किसके साथ बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है, लंबे समय से बातचीत बंद है, तो आज ही आप ये शुरू करो, जाके उनको एक मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, है ना।
तो ये आजकल तो बहुत इजी हो गया है ना, मैसेज डालने से थोड़ा एक सिग्नल मिल जाता है कि भाई हाँ चलो ये कम से कम चलो इसने मैसेज तो किया, मुझे याद तो किया। तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम तनाव में ना रहें, क्योंकि हम अगर टेंशन में रहेंगे, क्योंकि जिसके साथ भी हमारे संबंध ठीक नहीं है, हो सकता है वो हमारा नजदीक का संबंधी है, हो सकता है वो हमारा ऑफिस का कलीग है, लेकिन जिन लोगों के साथ हमें रोज संबंध संपर्क में आना पड़ता है, जिनसे रोज पाला पड़ता है, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स सही होना बहुत आवश्यक है। चलो बहुत अच्छे नहीं भी है, लेकिन खराब तो नहीं होने चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना है कि भाई सबके साथ हमारा ठीक रहे, व्यवहार ठीक रहे, है ना। तो इसीलिए ऐसे अगर कोई है जिनके साथ बहुत लंबे समय से टेंशन चल रहा है, कुछ ऐसा, आप अपनी तरफ से देखिए क्या है ना कि ये बहुत समझने की बात है। चलो गलती उसकी थी, प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया, सॉरी उसको बोलना चाहिए, पहल उसको करनी चाहिए, कोई बात नहीं, वो ना समझे। आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद होके पहल करो, क्योंकि नॉर्मलाइज करना तो हमारे हाथ में है ना। जो चीज एबनॉर्मल हो गई है उसको नॉर्मलाइज करना तो हमें अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। हो सकता है पहले प्रयास में वो कोई रिस्पॉन्स ना भी दे, कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप मैसेज भेजो, तीसरे दिन भेजो, ऑटोमेटिकली उसके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। और हो सकता है 3-4 मैसेज भेजने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो कॉल कर लो। तो निश्चित रूप से ये आप करके देखिए, आज प्रैक्टिकल करिए, है ना। तो ये कुछ प्रैक्टिकल होमवर्क्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज जाके ये काम सबको करना है जिसके साथ लंबे समय से कोई बातचीत नहीं, जहां कोई ना कोई टेंशन है, रिलेशनशिप में किसी न किसी प्रकार से कोई होता है, क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार अलग रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, मिस्टर डाउट क्रिएट हो जाता है, हो सकता है, लेकिन उसको दूर करने का हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये जब ठीक रहेगा, हमारे संबंध जब ठीक रहेंगे, तो आप देखेंगे आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि अरे मेरे को ये पहले करना चाहिए था, ये तो छोटी सी चीज है, ये तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है। रिलेशनशिप को खराब करने वाली 2 चीजें होती है, एक होता है ईगो और दूसरा होता है एंगर, गुस्सा और अहंकार। ये रिलेशनशिप को खराब कर देता है और वो ठीक भी करने नहीं देता। और आप ये समझ लो, जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा ना, कम्युनिकेशन आपने तोड़ दिया और उसमें फिर जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उतना आपको डिफिकल्ट महसूस होगा फिर से कम्युनिकेट करने में। तो इसीलिए अगर कभी हो भी जाता है, हो जाता है, हो सकता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, अगर हो भी जाता है ना तो जल्द से जल्द उसको नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए एक छोटा सा शब्द बहुत काम में आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। 2 शब्दों को जरूर आप प्रैक्टिकली यूज करना, ठीक है। एक तो सॉरी और दूसरा थैंक यू, ठीक है। इनको जितना ज्यादा यूज करेंगे ना, उतना आप पाएंगे कि आपके मतलब रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। भले आपकी गलती नहीं भी है, लेकिन हार मान लो, कोई बात नहीं, हार मान लो। तो हार मानी तो क्या हो जाएगी, हार्मनी हो जाएगी, संबंधों में हार्मनी हो जाएगी। तो संबंधों में अगर हार्मनी चाहते हैं तो क्या कहो, मैंने हार मानी, है ना, आई एम सॉरी। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, मतलब झुकना। तो झुकने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने ईगो को साइड में करना पड़ता है। ये बड़ा किसी को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ये आपने सीख लिया ना, सॉरी बोलना सीख लिया, तो देखिए आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और थैंक यू बोलना भी आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है ना, रिलेशनशिप में हमारे जो नजदीक के लोग हैं ना, उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं।
मान के चलते हैं। किया तो क्या हुआ, अपने बच्चे के लिए तो किया ना, बाप है आप मेरे, तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं। माँ है, माँ और बाप को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं बच्चे। कौन सी बड़ी बात थी, देखो वो मेरे फ्रेंड के पिताजी, उन्होंने तो इतना किया, उसको ये करके दिया, वो करके दिया, वो करके दिया, आपने तो बस उतना ही कर दिया। कंपेयर करते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि भाई ये जो बंदा है उसने अपने कैपेसिटी से बाहर जाके कितना सारा किया है, निश्चित रूप से। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड होना भी बहुत आवश्यक है। आभार प्रदर्शन, थैंक यू ये शब्द ऐसा है ना कि आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। हर चीज को थैंक यू बोलना चाहिए, केवल रिलेशनशिप में ही नहीं, लेकिन अपने शरीर के एक एक पार्ट को भी थैंक यू बोलना चाहिए। कभी अपने हार्ट को थैंक यू बोला आपने? क्यों नहीं बोला? 24 घंटे आपके लिए काम करता है, कभी रुकता है वो, रेस्ट करता है। हार्ट ने अगर रेस्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा? सदा के लिए रेस्ट हो जाएगा। तो इतना वो 24 घंटे काम कर रहा है ना, तो उसको थैंक्स तो बोलना बनता है ना। लीवर आपका कंटिन्यूअसली काम कर रहा है आपके लिए, आपकी दोनों किडनीज काम कर रही हैं कंटिन्यूअसली। तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमें कितना सहयोग कर रही है। हमारे घुटने हैं, घुटने अगर दर्द देने लग जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। जिनको चलने में अगर दिक्कत हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे एक एक अंग को हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। तो आज ये भी करना, ठीक है ना। एक एक ऑर्गन को क्या बोलना है? थैंक यू, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, आप मेरे लिए इतना दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो इसीलिए हम जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए थैंक यू और सॉरी। मुझे हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य प्रशासिका थी दादी प्रकाश मणि जी, उनकी ये बात याद आती है। वो हमेशा कहती थी कि अगर आप संबंधों में हार्मनी चाहते हैं तो क्या कहो, मैंने हार मानी, है ना। मतलब ये जो बात मैंने आपको भी बताई ना, वो उनसे मैंने सुनी हुई बात, ये हार मान लो, है ना, अपने ईगो को डाउन कर दो, ठीक है। तो इसीलिए ये आप कुछ प्रैक्टिकल बातें जो मैंने आपको बताई है ना, इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना आज ही आज। क्या करना है, क्या क्या बताया मैंने? हाँ जी, सॉरी कहना है, थैंक यू कहना है, सॉरी कहना है, थैंक कहने यू, से मन भी खुश होता है। अपने शरीर को भी थैंक यू बोलना है, हर ऑर्गन को थैंक्स बोलना है। और दूसरा मैंने क्या बताया था उसके पहले? हाँ, सॉरी। और जिसके साथ बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है उनके साथ आज क्या करना है? जाकर मैसेज भेजना है या फोन करना है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए हमें ये पहल करनी है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे संबंध जितने अच्छे रहेंगे उतना हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। और हो सकता है वो भी सामने वाला वेट कर रहा हो सकता है वो भी इच्छुक हो, क्योंकि उसको भी तो होता है ना कि भाई इतने अच्छे हमारे रिलेशन थे, इतने अच्छे से हमारी बातचीत थी, लेकिन फिर ये ब्रेक हो गया, है ना। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये हो गया सामाजिक स्वास्थ्य की बात। और जो चौथा पहलू है स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होता है और अध्यात्म का कोई स्वास्थ्य से संबंध है? बिल्कुल है सर। हाँ बिल्कुल है ना। मन शांत रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आध्यात्मिकता जो है एक तो मन को शांत रखती है, और आध्यात्मिकता से हमारे अंदर के 7 इनेट क्वालिटीज जो है ना वो इमर्ज हो जाते हैं। 7 इनेट क्वालिटीज। वो 7 इनेट क्वालिटीज क्या है? एक तो ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम, पांचवा है खुशी, छठा है आनंद, और सातवां है शक्ति। शक्ति, पावर, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव,
ब्लिस और पावर। ये जो 7 इनेट क्वालिटीज जो हमारे ही अंदर है वो इमर्ज होने लगती है। जितना हम अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में जागरूक हो जाते हैं और उतना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं, उतना उतना ये 7 इनेट क्वालिटीज हमारी इमर्ज होने लगती है, ऑटोमेटिकली व्यवहार में आने लगती है। अब जैसे आप यहाँ पे आके बैठे हैं, आपको कुछ अनुभव हो रहा है, मन कैसे अनुभव कर रहा है? शांति का अनुभव कर रहा है। वैसे इस जगह का नाम भी क्या है? शांति सरोवर। तो इस शांति सरोवर में आकर सबको शांति का अनुभव होता है। तो ये शांति का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बैठ के अनेक लोग अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को क्या करते हैं? जगाते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करने से ये जो मैंने आपको बताया 7 इनेट क्वालिटीज है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये जागृत हो जाती है। अब आप कहेंगे इसका हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है? तो ये जो एक एक जो क्वालिटी है, जो एक एक जो गुण है, इसका हमारे शरीर के एक एक सिस्टम के साथ संबंध है। ज्ञान का संबंध है ब्रेन के साथ। ब्रेन और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जितना आप ज्ञान को समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली जीवन में धारण करेंगे, उतने आपके ब्रेन को नरिशमेंट मिलने लगता है और ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मजबूत होने लगता है। दूसरा मैंने बताया पवित्रता। पवित्रता का जो संबंध है वो है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। इम्यूनिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पवित्रता का परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी और आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे नाक से हम सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, हाथ से टच करते हैं, तो ये ज्ञानेंद्रियां जो है ये भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती हैं जब प्यूरिटी का परसेंटेज बढ़ता है। तीसरा जो है वो है पीस, शांति। जितना आप शांति का अनुभव करते हैं उतना आपके फेफड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस आया तो वो किसके ऊपर अटैक करता था या करता है, अभी भी मतलब सुन रहे हैं कुछ वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक करता है। तो देखो ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, कितना सारा मतलब ऑक्सीजन सप्लाई। तो इसीलिए आप देखो अभी से आप अगर इसको अनुभव में लाएंगे, अपने अंदर की प्यूरिटी बढ़ाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्यूरिटी मींस इम्यूनिटी, पीस मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जितना शांति के परसेंटेज को बढ़ाएंगे उतना आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा। प्रेम का संबंध है हमारे हार्ट के साथ, इसलिए देखो प्रेम का साइन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? हार्ट के शेप में बनाते हैं। जितना जितना प्रेम का अनुभव करेंगे उतना उतना आपके हार्ट को एनर्जी मिलेगी। और ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये अपना जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ पे ये हार्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट चलता है। डॉक्टर सतीश गुप्ता है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो पिछले 20 सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक किया है इस विधि से। क्योंकि आप देखो हार्ट के लिए अगर आप जाओ, अगर हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉक्स होते हैं, आप अगर जाओ किसी डॉक्टर के पास, वो कहेंगे आप या तो बाईपास सर्जरी करा लो या तो एंजियोप्लास्टी करा लो। एंजियोप्लास्टी कराने के लिए 1.5 से 2 लाख, बाईपास कराने के लिए 3 से 5 लाख। अच्छा, इतना खर्चा कर लिया, उसके बाद भी ये एश्योरेंस नहीं है कि पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर 6 महीने के बाद प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से स्टेंट डाला दो, दूसरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया, वहां पे स्टेंट डालो। तो चलो जो पैसा है जिसके पास उसकी तो बात ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करे? तो इसीलिए उन्होंने ये इन्वेंट किया मेथड। उन्होंने देखा
कि राजयोग मेडिटेशन, और उसमें भी ये प्रेम का जो गुण है उसको हार्ट के ऊपर प्रयोग करने से हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल गए, और ऐसे एक नहीं दो नहीं, ऐसे 10,000 पेशेंट्स के खुल गए। और ये विश्व का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड रिसर्च स्टडी है ना। ये टाइम टू टाइम पब्लिश भी हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुआ है, और इसके बारे में कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती है वहाँ पे कार्डियोलॉजी की। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हम जितना जितना प्रेम का अनुभव, और ये ऐसा प्रेम है जो निस्वार्थ प्रेम है, जो परमात्मा का प्रेम है, जो आत्मिक प्रेम है, ये शारीरिक प्रेम की बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए शारीरिक प्रेम में तो क्या होता है, इंसान क्या होता है, प्यार में गिरता है, कहते हैं ना प्यार में गिर गए। तो शारीरिक प्रेम में क्या हो जाता है, गिर जाता है, लेकिन आत्मिक प्रेम में क्या हो जाता है, उठ जाता है और उड़ने लगता है। सिर्फ उठता नहीं है लेकिन वो उड़ने लगता है ना। तो इसीलिए प्रेम का संबंध है हार्ट के साथ, खुशी या सुख का संबंध है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि साहब डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, उनको कोई ना कोई लीवर टॉनिक हम दे देते हैं, भाई ये ले लो, ये ले लो। वो दवाई जब तक ले रहे हैं तब तक ठीक है, दवाई जैसे ही बंद करते हैं फिर से प्रॉब्लम शुरू होती है। कहते साहब इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है क्या? तो हम कहते हैं तो क्या करना है, तो खुश रहना, खुश रहना सीखो और खुश रहा करो, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाओ। हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, तो निश्चित रूप से डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने खुद ने भी अपने जीवन में अनुभव किया कि जैसे जैसे खुशी का परसेंटेज बढ़ता गया वैसे वैसे डाइजेशन जो है ये इंप्रूव हो गया। तो इसलिए कहने में भी आता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, सुना है ना आपने, खुशी जैसी वास्तव में खुराक नहीं है, ये सबसे अच्छी खुराक है। ये रोज सुबह शाम जरूर खानी है। कौन सी खुराक खानी है? खुशी की खुराक, ठीक है। ये भी होमवर्क है। और एक आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, सभी अपनी दोनों उंगलियां ऐसे करो और ये दोनों उंगलियों को अपने गाल पे रखो ऐसे। अभी दोनों उंगलियों को ऊपर करो, स्माइल फेस। अभी उंगलियों को हटाओ और चेहरा जो है ना वो ऐसे ही रहना चाहिए। अभी जैसे चेहरा बना था ना, अगले 24 घंटे तक चेहरा कैसा रहना चाहिए? ऐसा ही मुस्कुराता हुआ, है ना। तो देखो आपका चेहरा मुस्कुराएगा ना तो आपको अनेक आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। कैसे दुआएं मिलेंगी? क्योंकि आपके मुस्कुराहट को देख के उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि स्माइल इज कंटेजियस। कंटेजियस एक इन्फेक्शन जैसे स्प्रेड होता है ना, ऐसे स्माइल भी स्प्रेड होता है। किसी अनजान व्यक्ति के स्माइल को देख के भी है ना दूसरा व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। कोई जो है ना ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, ऐसे ही हंस रहा है ना जोर जोर से, तो भी उसको देख के भी लोग मुस्कुराते हैं। ये क्या ये कैसे हंस रहा है, कितना ये खुश है। मतलब ये खुशी जो है ना ये भी फैलती है। तो आप अगर खुशी स्प्रेड करेंगे तो आपको लोगों के दिल से ऑटोमेटिकली क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी। और देखो दवाई से अगर दूर रहना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा दुआएं कमाओ। क्या करो? ज्यादा से ज्यादा दुआएं कमाओ। तो अगर रहना है दवा से दूर तो ज्यादा से ज्यादा दुआओं पर ध्यान दो। तो इसीलिए जितना हम देते हैं ना उतनी हमें दुआएं मिलती है। आजकल क्या हो गया ना, लेने की टेंडेंसी बढ़ गई, देना नहीं चाहते कुछ भी। तो अभी मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किसी को पैसे दे दो, है ना। मैं कहता हूँ चलो मुस्कुराहट दे दो, स्माइल दे दो, ये तो फ्री में दे सकते हैं ना, इसके ऊपर तो अभी कोई जीएसटी नहीं है ना। तो इसीलिए स्माइल अगर आप देंगे, मुस्कुराहट देंगे, तो देखो मतलब लोगों का जो है ना दिन बन जाता है। कहते हैं कि यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया।
आपने कोई ऐसी बात उनको कह दी, उनको बहुत खुश हो गए हो, तो कहते आपने मेरा दिन बना दिया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी। ठीक है, तो आज सारा दिन चेहरा भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लोग देखो क्या करते हैं ना, लाफ्टर क्लब में जाके जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन वो टेम्पररी, बाद में अगर देखो तो, और ऐसे जोर जोर से 24 घंटे तो हंस नहीं सकते, लेकिन मुस्कुरा तो सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक होमवर्क है कि 24 घंटे चेहरा कैसा मुस्कुराते रहे। घर वालों को लगना चाहिए शांति सरोवर में जाके क्या हो गया इसमें, क्या वहां पर मिल गया भाई, क्या हो गया, जाते समय तो ऐसा था और अभी ये इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, बताओ बताओ क्या मिला वहां पे, क्या बात है भाई, मुस्कुरा रहे लोगों को बड़ा अजीब लगता है, मतलब उनको हजम नहीं होती ये बात, ये मुस्कुरा क्यों रहा है ना। और अगर मतलब आप ऐसे नॉर्मल रहो, दुखी रहो, तो पूछेंगे नहीं ज्यादा, लेकिन आप मुस्कुराएंगे, क्या बात है भाई, क्या है, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ, कौन सी लॉटरी लग गई। तो इसीलिए खुशी जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और फिर उसके बाद में जो बताया मैंने वो है आनंद। तो खुशी से डाइजेस्टिव सिस्टम, और जैसे खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं, ऐसा कहते हैं ना, चिंता जितनी करते ना उतना हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए खुशी का परसेंटेज बढ़ाना है, जितना खुशी का परसेंटेज बढ़ाएंगे उतना चिंता अपने आप कम हो जाएगी। कहते ना चिंता और चिता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता, ऐसा कोई गीत आया था ना बीच में। तो चिंता जो है ना उसको, उसकी चिता जला दो, ठीक है ना, चिंता को खत्म कर दो। तो जितना, ये एक बिंदी का फर्क है ना, जितना आप उसको दूर कर देंगे, जितना उसको मतलब नेग्लेक्ट करेंगे, उतना जो है वो आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। फिर अगला जो है वो है आनंद। तो आनंद का संबंध है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। हमारे शरीर में जो अंतस्रावी ग्रंथियां रहती है ना, जैसे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यहाँ पे थायराइड रहती है, आजकल थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा सुनने में आती है। यहाँ पे पैंक्रियास जिसमें से इंसुलिन निकलता है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है, और ये जो गुर्दे हैं, गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स। तो इसीलिए जितना हम जो है वो आनंद में रहते हैं, उतना उसमें से जो निकलने वाली सिक्रीशंस है वो सही मात्रा में निकलते हैं। और आनंद का अनुभव किसको कहा जाता है? तो वास्तव में आनंद का जो अनुभव है ना, जैसे खुशी के विपरीत दुख है, सुख के विपरीत दुख है, लेकिन आनंद एक ऐसी ऊंची अवस्था है उसके विपरीत कोई शब्द नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में जब हम एकदम जैसे बॉडी को भूल जाते हैं और एकदम फोकस हमारा पॉइंट पे हो जाता है, तो जो हम अनुभव करते हैं उसको आनंद का अनुभव कहा जाता है। तो जितना जितना आनंद का अनुभव बढ़ता है उतना उतना हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। तो इसलिए फिर कोई डायबिटीज वाले हैं, वो जब मेडिटेशन करने लगते हैं ना, तो उनका जो डायबिटीज का जो गोली है वो डोज भी कम हो जाता है, कभी कभी गोली छूट भी जाती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा भी क्या करते हैं, अपने नाम के आगे आनंद शब्द जोड़ देते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति को सदा स्मृति में रखना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी परमानंद, अमृतानंदमयी, तो ये आनंद शब्द इसीलिए अपने नाम में जोड़ते हैं। तो आनंद का अनुभव जितना करेंगे उतना हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम करेगा। और जो पावर है, शक्ति, तो जितना हम शक्ति का अनुभव करेंगे उतना उतना हमारे मसल्स और बोन्स, आजकल बोन्स की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है ना, जब लगभग सभी माताएं बहनें जो है उनमें बोन्स की प्रॉब्लम, थोड़ा सा फिसल गए और फ्रैक्चर हो गया ना, टेस्ट करवा लिया, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है ना, तो मतलब बोन कमजोर है, हड्डियां कमजोर हो गई। तो जितना हम शक्ति का अनुभव करेंगे उतना उससे हड्डियां और मसल्स इनको
उनको भी फायदा मिलेगा। और ये जो सातों गुण मैंने आपको बताए, ये सातों गुण मिलकर हमारा जो 8वां सिस्टम है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम माना शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बाहर निकालने का सिस्टम है ना। जैसे पसीना आता है हमें ना, रोज पेट साफ होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है ना। पेट अगर ठीक से साफ नहीं हो तो सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ठीक से काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के जो सारे सिस्टम है वो ठीक से काम करने लगते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात मैं कर रहा था, तो ये फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये चारों चीजें होना आवश्यक है। और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारा आहार। हम जो डाइट ले रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आहार कैसा ले रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरी एसिडिटी, ये मेरी जो है ये ब्लड प्रेशर की दवाई, ये शुगर की दवाई, ये खून पतला करने की दवाई, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद जो एसिडिटी होती है उसको कम करने की दवाई, और इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद है ना मुझे खाने की इच्छा नहीं रहती, पेट भर जाता है उससे। तो अभी क्या हो गया ना, मतलब दवाइयों को जैसे आहार की तरह ले रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो ये बात सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आप आहार को दवाई की तरह खाना सीख जाएंगे तो आपको दवाइयों को आहार की तरह खाने की नौबत नहीं आएगी। ये लिख लेना बात मैंने जो आपको बताई है। अगर आप आहार को दवाई की तरह खाना सीख लेंगे तो आपको दवाइयों को आहार की तरह खाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आहार ही सबसे बड़ी दवाई है। आहार क्या है? सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने जीभ के वश होके आने दो और आने दो और आने दो, ये तो मेरी फेवरेट डिश है और आने दो। इसीलिए अगर हमने सही तरह से आहार को लेना सीख लिया, दवाई की तरह उसको प्रयोग करना सीख लिया, और वो कैसे दवाई की तरह प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज, जितना मैं बता सकता हूं, और फिर अगले सेशंस में भी बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, 7 धातुएं होती है और 3 मल होते हैं। 3 दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। आपने ये नाम तो सुने होंगे। तो ये जो वात, पित्त और कफ है, ये तीनों अगर बैलेंस में रहते हैं ना तो हम स्वस्थ रहते हैं, और इनमें अगर असंतुलन होता है ना तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि ये तीनों बैलेंस में रहे, वात, पित्त और कफ। और इनका संबंध रहता है हमारी डाइट के साथ, जो हम आहार ले रहे हैं। अगर हम आहार सही तरह से लेते हैं तो ये वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहते हैं, और अगर हम आहार सही तरह से नहीं लेते हैं तो इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा आहार जो है वो सही होना चाहिए। अब आहार कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मत मतांतर है। कोई कहता है 2 बार खाओ, कोई कहता है 3 बार खाओ, कोई कहता है 4 बार खाओ, कोई कहता है बार खाओ। करें तो क्या करें, किसकी माने? क्योंकि आजकल क्या हो गया, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब में हर एक अपना चैनल खोल लेता है और उसको जो ठीक लगता है वो बात बता देता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है तुम अपने प्रकृति को समझकर उस अनुसार खाओ। तुम अपने प्रकृति को समझकर, अपने प्रकृति को, अपने शरीर की जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझकर उस अनुसार खाओ। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि ये 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसे प्रकृति भी 3 प्रकार की होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति।
तो इसीलिए एक ही रूल सभी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एक ही घर में दो लोग हैं, सोते हैं फैन कम कर, नहीं नहीं ना मुझे तो गर्मी हो रही है फैन बढ़ा, दूसरा कहते नहीं मुझे तो ठंड लग रही है फैन कम कर। क्यों? दोनों की प्रकृति अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। वो वात वाला जो होगा ना, वात वाले को ठंड सहन नहीं होती है, वात प्रकृति वाला जो होगा ना वो ऐसा होगा, है ना, ऐसा एकदम दुबला पतला और हाइटेड, इस टाइप का, लीन थीन एंड टॉल, और थोड़ा सा सांवरे रंग का, और मतलब बहुत चंचल टाइप का, एक जगह पे नहीं रुकेगा, है ना, और ऐसे फास्ट फास्ट बोलेगा। तो उसका जो होता है ना वो सिस्टम ऐसा होता है कि उसको ठंड सहन नहीं होती, और गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठंड सहन नहीं होती। और जो पित्त वाला जो है ना उसको गर्मी सहन नहीं होती, उसको ठंड में बड़ा कंफर्टेबल लगता है। जो पित्त वाला जो होता है ना वो मध्यम होता है, मीडियम होता है, और फिर उसको पित्त वाला जो होता है उसको मतलब भूख भी ज्यादा लगती है, प्यास भी ज्यादा लगती है, पसीना भी ज्यादा आता है, और वात वाले को तो पसीना भी कम आता है। तो इसीलिए मतलब ये जन्म से ही रहता है, ये प्रकृति जो बनती है ना ये जन्म के समय बनती है और अंत तक वो प्रकृति वही रहती है, वो प्रकृति चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए आपने एक बार अपने प्रकृति को समझ लिया और उस अनुसार खाना सीख गए, तो वात प्रकृति वाला जो है ना उसका सिस्टम कैसा रहेगा, कभी तो वो बहुत खाएगा, अच्छे से हजम भी हो जाएगा, कभी तो वो खाएगा ही नहीं, भूख ही नहीं है, मतलब उसका अनिश्चित होता है, उसका कैसा रहता है, अनिश्चित, कभी तो अच्छे से खा लेगा, कभी बिल्कुल नहीं खाएगा। और पित्त वाला जो है ना, पित्त वाले की पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है, उसका जाठराग्नि एकदम प्रबल रहता है, तो पित्त वाला जो है वो हजम कर लेता है, जो भी है खाता है, हजम भी हो जाता है उसको। दिखने में तो मतलब ज्यादा मोटा नहीं दिखेगा, लेकिन खाना उसका ज्यादा रहता है, डाइट उसका ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको भूख भी ज्यादा लगती है, हजम भी ज्यादा होता है। और कफ प्रकृति वाला जो होगा ना, कफ प्रकृति वाला दिखने में तो अच्छा दिखेगा, बलवान, इस प्रकार से, डाइट उसका ज्यादा नहीं होता है ना, थोड़ा खाएगा, उसको भूख भी ज्यादा नहीं लगती है। तो इस प्रकार से मतलब ये अलग अलग 3 टाइप मैंने बताए, इसके भी और टाइप अगर देखें तो वैसे देखा जाए तो 7 टाइप्स होते हैं, लेकिन आप 3 टाइप को ही अगर समझ लो तो भी आपको पता चलेगा। तो इसीलिए अगर कफ प्रकृति वाला है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसको ज्यादा खाना नहीं चाहिए, वो खा नहीं सकता ज्यादा, पानी की भी रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा नहीं रहती, वात वाले को पानी ज्यादा चाहिए, पित्त वाले को पानी ज्यादा चाहिए, है ना, पित्त वाले को तो खाना भी ज्यादा है और पानी भी ज्यादा है, और उसका निकलता भी फटाफट पसीने से। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को समझना है कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरे को अंदर से क्या सिग्नल आ रहा है, अपने अंदर के जो सिग्नल्स है, अंदर से अगर सिग्नल आ रहा है कि भेजो तो भेजना है, अंदर से अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और जबरदस्ती अगर खा रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हमारा टाइम हो गया खाने का इसलिए खा रहे हैं, भूख नहीं है लेकिन टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा एकदम डिसिप्लिन में रहता है, मेरा तो एकदम कंफर्म रहता है कि मुझे इतना इतना खाना है तो उतना ही खाता हूँ मैं, पूरा 12 महीने नाश्ते में मुझे इतना चाहिए तो उतना ही, दोपहर में इतना चाहिए इतना ही, शाम को इतना चाहिए इतना ही खाता हूँ। लेकिन ऐसे 12 महीने फिक्स रहना अच्छी बात है या सही है या गलत है? नहीं, 12 महीने एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मौसम बदल रहा है, वैसे भूख भी बदलती है। ठंड के दिनों में हमें कितनी अच्छी भूख लगती है, हजम करने की शक्ति अच्छी होती है, गर्मी के दिनों में उतनी अच्छी भूख नहीं होती है। तो इसीलिए हम दीपावली में बहुत सारी मिठाइयाँ, पकवान, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, तेल और घी वाली चीजें बनाते हैं, और वो हजम भी हो जाती है। लेकिन गर्मी के दिनों में ये सारी चीजें हजम हो सकती है, गर्मी के दिनों में क्यों नहीं बना? क्योंकि उस समय हजम करने की उतनी शक्ति नहीं होती। तो इसीलिए आपको पता है ना, भारत में कितने सारे ऋतु हैं, कितनी ऋतु हैं, सीजन्स कितने हैं भारत में? 3 है, 3 है।
तीन है, कौन कौन से? ग्रीष्म है, वर्षा है और ठंड है। ग्रीष्म, वर्षा और ठंड, सर्दी है, शरद ऋतु। चार है मतलब, है ना? पांच, छह। कोई कहते हैं ना पांचवा मौसम प्यार का, इंतजार का, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो 6 मौसम होते हैं। कितने होते हैं? 6 कौन से होते हैं? हाँ जी, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। हाँ, तो देखिए ये जो है ना 6 सीजन्स होते हैं, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। और अलग अलग सीजन के हिसाब से हमारा आहार विहार जो है वो उसमें परिवर्तन होना आवश्यक होता है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि सीजन के हिसाब से हमें अपने डाइट के चेंजेस लाने चाहिए। और सीजन ही पता नहीं होता किसी को, जो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? अभी ठंड चालू हो गया। नहीं, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, इसमें कौन सा ऋतु चल रहा है? हेमंत, शरद खत्म हो रहा है। हेमंत, शिशिर, वसंत, ये लिख लो आप, ये जरूरी है लिखना। ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो अभी कौन सा चल रहा है? अभी शरद ही चल रहा है। अभी शरद चल रहा है, शिशिर चल रहा है। शरद और ठंड के बीच में। देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सीजन जनरली कौन से महीने में आता है। ये भी मैं आपको एक रफ बता देता हूँ, रफ। तो जनरली जो हेमंत है ना, ये होता है नवंबर दिसंबर, और इसको हेल्दी सीजन कहा जाता है। जनरली डॉक्टर जो है ना अपने क्लिनिक को बंद रखते हैं दिसंबर में और कहीं कहीं घूमने जाते हैं, है ना। जब भी मतलब उनको जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको जब भी क्लिनिक बंद करना है तो वो कौन से दिनों में करते हैं? नवंबर दिसंबर में बंद रखेंगे और आराम से 15 दिन 20 दिन, क्योंकि पता है सीजन स्लैक है, पेशेंट आने वाले नहीं है, क्योंकि नेचुरली हेल्थ अच्छी रहती है नवंबर दिसंबर। हेमंत ऋतु माना स्वास्थ्य का ऋतु, ठीक है। फिर आता है शिशिर, शिशिर है जैन फेब। जनवरी फरवरी, इसमें भी कंपैरेटिवली ठीक रहता है, मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ी ठंड बढ़ने लगती है और हवा में रूखापन ज्यादा आने लगता है, ड्राइनेस बढ़ने लगता है। अभी देखो अभी जो हवा है इसमें इतना ड्राइनेस नहीं है, लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी आएगा ना तो ड्राइनेस ज्यादा आने लगेगा, रूखापन ज्यादा आने लगेगा हवा में। फिर उसके बाद आता है वसंत। वसंत ऋतु माना मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल ये है वसंत ऋतु। वसंत के बाद आता है ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु है मई और जून। कम गर्मी, तेज गर्मी। हाँ, मई जून माना बहुत तेज गर्मी। फिर उसके बाद वर्षा, जैसे नाम है ना वर्षा, तो बरसात, बरसात की शुरुआत होती है। तो ये क्या है? ये जुलाई, अगस्त और शरद ऋतु है सितंबर अक्टूबर। ठीक है ना। अक्टूबर हीट, अक्टूबर महीने में थोड़ी सी हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है।
अब ये पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका कनेक्शन है हमारे हेल्थ के साथ। क्योंकि जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारे शरीर में जो दोष है उनमें भी परिवर्तन आते जाते हैं। देखो इसमें मैंने जैसे बताया आपको, हेमंत ये हेल्दी सीजन होता है, शिशिर में भी वैसे ठीक ठाक रहता है, लेकिन शिशिर ऋतु से क्या होता है, शरीर में कफ दोष का संचय होना शुरू हो जाता है। क्या होने लगता है? मतलब वो इकट्ठा होने लगता है शिशिर ऋतु में। और वही फिर बसंत ऋतु में जाके जैसे ही ठंड खत्म हो गई और सूर्य की किरणें पड़ने लगी तेज, वैसे शरीर में जो जमा हुआ कफ है वो पिघलने लगता है और फिर वो नाक और मुंह से बहने लगता है और सर्दी खांसी होने लगती है। तो इसीलिए ये बसंत ऋतु है ना, इसको कहते हैं कफ का सीजन, कफ प्रकोप का काल। आप देखो कोरोना के कारण लॉकडाउन जनरली कब कब लगा, तो मार्च में लगा। मार्च में केसेस ज्यादा बढ़ने लगे क्योंकि मार्च में नेचुरली क्या होता है, सभी के शरीर में कफ बढ़ जाता है और सर्दी खांसी नेचुरली होती है। क्योंकि जैसे ही सर्दी खत्म हो गई और गर्मी शुरू होती है ना, तो कई लोग जो है वो फटाफट मतलब ठंडा पानी पीने लगते हैं। कम से कम अप्रैल के मिड तक तो ठंडा पानी जो है वो नहीं पीना है, ये आप समझ लो बात। मतलब जैसे ही ठंड खत्म हो गई तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी अगर पीना है तो अप्रैल मिड के बाद या अप्रैल एंड मई की शुरुआत, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है ना। फ्रिज का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी वैसे देखो हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली कोई भी चीज है ना, वो शरीर को मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, उसको उस टेम्परेचर में लाना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आप बहुत ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए, उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करके खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है, कफ बढ़ता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वात दोष उस इकट्ठा होने लगता है शरीर में, क्योंकि रूखापन ज्यादा रहता है हवा में रूखापन भी ज्यादा रहता है। और इन दिनों में क्या होता है ना कि खाना ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, पानी ज्यादा पीने की इच्छा होती है, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ लेने की इच्छा होती है। तो इसीलिए ये जो है इसमें धीरे धीरे वात इकट्ठा होने लगता है और जैसे ही बरसात हो जाती है ना, ऐसे वात का प्रकोप हो जाता है ना। तो इसीलिए ये वर्षा ऋतु जो है ना, इसको कहते हैं वात का सीजन। और इसीलिए देखते हैं बरसात के दिनों में ये मतलब जैसे जॉइंट पेन होना, शरीर में दर्द होना, है ना कहीं पे आपको पहले 2-4 साल पहले कहीं पे लग गया था, बाकी समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसी बरसात होती है ना वो दर्द उभर के आ जाता है, वो दर्द ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वात बढ़ जाता है शरीर में, ठीक है। और जो शरद ऋतु है सितंबर अक्टूबर, ये शरद ऋतु में क्या होता है, शरीर में पित्त बढ़ जाता है ज्यादा, तो इसको कहते हैं पित्त का सीजन, सितंबर अक्टूबर। सभी के शरीर में आप चाहे कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक रख रहे हैं, फिर भी शरीर में पित्त जो है वो बढ़ जाता है नेचुरली, क्योंकि जो बाहर जो परिवर्तन आ रहा है उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है और इसलिए ये चेंजेस होते हैं। और ये अगर हमें पता है तो हम अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कफ को अगर ठीक रखना है, हमें कंट्रोल में रखना है, वात को ठीक रखना है, पित्त को ठीक रखना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे आहार में ही उसके सॉल्यूशंस हैं। हमारा जो आहार होता है उसमें रस कितने होते हैं, कितने होते हैं, टेस्ट कितने होते हैं, टेस्ट 7 रस होता है ना। 7 कौन कौन से, खट्टा मीठा खारा, खट्टा मीठा खारा, 3 हो गए।
शिखा 5 हो गए, कैशेला 6 हो गए, 7वां 6 ही होते हैं, 7 नहीं होते, ठीक है ना। जैसे सीजन्स 6 है ऐसे रस भी 6 है, ठीक है ना। और ये जो 6 रस होते हैं ये रस का कनेक्शन दोषों के साथ है। जो मैंने बताया ना कि वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, तो उसके लिए वो अलग अलग रस मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा और थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो मतलब आपको आपके घर में ही जो आप खा रहे हो उसी में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको पता चल जाएगा कि पहले हमें ये पता नहीं था तो हम अनजाने में जैसे मर्जी खा रहे थे, बस अभी इसको हम दवाई की तरह यूज करना सीख जाएंगे। तो सबको पसंद है ना ये आहार? कोई हम अगर दवाई की तरह खाना सीख गए तो क्या बात है, फिर तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा है। आप कहेंगे ये कैसा डॉक्टर है भाई, ये अपने ही जो डॉक्टर के धंधों बिजनेस। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ही किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद है जिनको हम जो औषधि है प्रैक्टिकल में मेडिसिन है और हमें पता नहीं है वो मेडिसिन। हम जाकर बाहर जाके बहुत सारे पैसे देके वो मेडिसिन खरीद के लाते हैं, जब मेडिसिन के रूप में उसको लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये मेडिसिन है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अदरक है, इतनी अच्छी दवाई है कि मतलब उसका इतना अच्छा रिजल्ट है ना, कफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है। पहले के जमाने में लोगों को ये ज्ञान था और वो उसको यूज भी करते थे, इसलिए डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी हो जाता था ना तो दादी माँ नानी माँ जो है ना, अच्छा तुमको खांसी हो रही, सर्दी हो रही है, वो कुछ करके मिला के दे देती थी, ये खा, और वो 1-2 डोज लेके क्या हो जाता था, सब उसी में कंट्रोल हो जाता था, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है ये हम फिर से सीखेंगे, है ना, और उसके पीछे का विज्ञान भी समझेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या चीजें समझी? हाँ, मुस्कुराओ, है ना, मुस्कुराने से क्या होगा? दुआएं मिलेंगी, है ना। और क्या करना है? दूसरा रिलेशन ठीक करना है, तो घर पे जाके या तो एक फोन करना है, मैसेज करना है ना, और सॉरी और थैंक यू इसको यूज करना है ना। और क्या? हाँ, ये अभी मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि टाइम अभी परमिट नहीं कर रहा है मुझे, है ना। तो ये मैं कल विस्तार से बताऊंगा, अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये आपने एक बार समझ ली और सीख ली तो आप देखेंगे बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके हेल्थ में, आपके जीवन में। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से ये 3 दिन है। 3 दिनों में हमें ये 3 चीजों को ठीक करना है, शरीर, मन और आत्मा। तो बस और क्या करना है, 3 दिनों में स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर आपके ऊपर है कि आप उसको मुट्ठी में पकड़ के रखिए, ऐसे नहीं कि ढीली कर दे मुट्ठी, ठीक है ना। बाद में ढीली नहीं करनी है, पकड़ के रखना है उसको। चलिए, बहुत अच्छा। अभी हम 2 मिनट फिर से एक बार अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ये मन बुद्धि की एक्सरसाइज अच्छी लगी सबको? शुरुआत में जो की हो अच्छा लगा ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी 2 मिनट में अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ये मैं आपको 2 मिनट 1 मिनट की टेक्निक बता रहा हूँ। अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था शुरुआत में, अभी हम डायरेक्टली जाएंगे। थोड़े समय के लिए अपने आप को अकेला महसूस करें।
महसूस करें दोनों हाथ, दोनों पैर, सारा का सारा शरीर एकदम शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स। अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें। महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं प्रकाश और शक्ति का एक बिंदु, a point of light and might at the center of the forehead between two eyebrows. आज मुझे सारे दिन भर खुश रहना है, सबको मुस्कुराहट का दान देना है, सबसे दुआएं लेनी है। अगले 24 घंटे मुझे हर हाल में खुशहाल रहना है,